लड़की ने किया शादी से मना तो गुस्से में आके फेंका तेजाब। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर आज हम आपको ऐसी ही एक दरिंदगी के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिल्ली की प्रीति राठी के साथ हुई थी। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ट्रू क्राइम स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात है 1 मई 2013 की, जब प्रीति राठी और उसका परिवार बहुत खुश था क्योंकि प्रीति राठी को नेवी में बतौर नर्स लेफ्टिनेंट की जॉब मिल चुकी थी। परिवार के लिए ये गर्व की बात थी। उनके परिवार में से प्रीति पहली लड़की थी जो नेवी में जॉब करने जा रही थी। प्रीति ने अपनी ज्वाइनिंग के लिए बॉम्बे जाना था। प्रीति पहले अकेले इतनी दूर नहीं गई थी, तो प्रीति के पापा, चाचा और चाची प्रीति को छोड़ने उसके साथ बॉम्बे जा रहे थे। पूरा परिवार 1 मई को दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन में बैठ गया। सफ़र बहुत अच्छा जा रहा था। जिस डब्बे में प्रीति और उसकी फैमिली बैठी थी, वहीं एक लड़का गमछा बांधकर बैठा था जो बार बार प्रीति की ओर देख रहा था। प्रीति को भी इस बात का आभास हो चुका था कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने अपनी चाची से भी ये बात कही तो परिवार वाले भी सतर्क हो गए, पर किसी को ये आशंका भी नहीं थी कि आगे जाकर क्या होगा। रात बीत गई। सुबह 8 बजे ट्रेन बांद्रा स्टेशन पर रुकी तो प्रीति भी अपने पापा, चाचा और चाची के साथ बांद्रा स्टेशन पर उतर गई। ट्रेन से उतरने के बाद वह लोग स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगी। प्रीति के पापा, चाचा और चाची आगे जा रहे थे और प्रीति उनके पीछे। अचानक से प्रीति के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो प्रीति ने पीछे मुड़कर देखना चाहा। जब प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का जो ट्रेन में गमछा बांधकर उसे घूर रहा था वो था। प्रीति कुछ बोलती उससे पहले उसने प्रीति पर एसिड फेंक दिया। प्रीति दर्द से चिल्ला उठी। प्रीति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पापा, चाचा और चाची भागे प्रीति के पास आए। उन्होंने देखा कि किसी ने प्रीति पर कुछ फेंका है। वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी हो गई। नकाब पोशा एसिड फेंक कर भागने लगा तो वहाँ खड़े समीर शेख और उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया, पर वो उन लोगों को चकमा देकर भाग गया। इस दौरान उसका गमछा खुल गया था तो कुछ लोगों ने उसका चेहरा देख लिया। स्टेशन से प्रीति को पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। बाद में उसे मसीना हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। प्रीति के पापा, चाचा, चाची और समीर शेख को बाबा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है क्योंकि जब प्रीति के परिवार वालों ने प्रीति को उठाया था तो तेजाब के कुछ छींटे उनके हाथों पर गिर गए थे और समीर शेख ने जब बोतल उठाकर देखा था कि क्या है तो एसिड उसके हाथों पर भी गिर गया था। इसके बाद पुलिस भी अपनी कार्रवाई शुरू करती है। समीर के जख्म ज़्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे कुछ घंटों बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। तो पुलिस उसे घटना स्थल पर लेके आती है और सारी घटना की जानकारी लेती है और लोगों से भी पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जिन लोगों ने उस नकाबपोश का चेहरा देखा था उनकी मदद से एक स्केच तैयार किया जाता है। पुलिस मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, पर प्रीति के जख्म ज़्यादा गहरे होने के कारण वो अपना बयान नहीं दे पाती। पर प्रीति हिम्मत नहीं हारती तो वो लिखकर अपनी फैमिली और डॉक्टर से बात करना शुरू कर देती है। इस एसिड अटैक की खबर मीडिया और अखबार के जरिए पूरे देश में फैल गई, जिसके बाद लोगों में गुस्से की लहर जाग उठी। लोगों ने धरने लगाना शुरू कर दिया और प्रशासन से जल्द गुनहगार को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की। पुलिस पर भी इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ने लगा, पर पुलिस इस केस से रिलेटेड कोई सबूत जुटा नहीं पा रही थी। इस बीच 4 मई को एक पवन कुमार नाम का लड़का प्रीति की बहन तन्नू को फ़ोन करके पूछता है प्रीति कैसी है। पवन कुमार बीटेक का स्टूडेंट था। प्रीति की उससे पुरानी जान पहचान थी। प्रीति की बहन ये जानकारी अपने पापा को देती है और उसके पापा पुलिस को बताते हैं कि पवन कुमार नाम के एक लड़के ने फ़ोन करके प्रीति का हाल चाल पूछा है। फिर पुलिस प्रीति के पास वो स्केच लेकर जाती है और पूछती है क्या तुम इससे जानती हो, तो प्रीति जवाब में 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन। प्रीति के अनुसार स्केच में दिख रहा लड़का इनमें से एक था। क्योंकि प्रीति ने भी पवन का नाम लिया तो पुलिस को शक होता है कि पवन ने ही अटैक किया है और वो अब पता करना चाह रहा होगा कि प्रीति मर गई है या जिंदा है। तो पुलिस पवन की तलाश शुरू कर देती है। 9 मई 2013 को पुलिस पवन को गिरफ्तार करती है
लोग पवन की गिरफ्तारी की बात सुनकर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करते हैं और प्रीति के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भी दुआ करते हैं। मगर प्रीति की हालत दिन दिन खराब हो रही थी। उसके इंटरनल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण प्रीति को बेटर ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। सरकार भी प्रीति के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम बनाई जाती है और उन्हें प्रीति के इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। पर डॉक्टर्स की लाख कोशिश के बाद भी प्रीति की हालत में कोई सुधार नहीं आता और वो वेंटिलेशन पर चली जाती है। आखिर प्रीति 1 जून 2013 को अपनी ज़िंदगी की जंग हारकर भगवान को प्यारी हो जाती है। प्रीति के मरने की खबर से देश में दुख और गुस्से की लहर दौड़ उठती है। प्रीति के पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिल्ली लेकर आया जाता है, पर परिवार प्रीति का अंतिम संस्कार करने से मना कर देता है और मामले की सीबीआई जांच की मांग करता है। अंत में सरकार से सीबीआई जांच का आश्वासन मिलने के बाद परिवार प्रीति का अंतिम संस्कार कर देता है। पुलिस को पवन कुमार के खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते, तो प्रीति के पिता पता लगाते हैं कि पवन कुमार 2 मई को बॉम्बे में नहीं बल्कि रोहतक में था। फिर पुलिस भी पवन कुमार के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकलवाती है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि पवन कुमार वास्तव में 2 मई को रोहतक में ही था। फिर प्रीति के पापा कोर्ट में एक पिटीशन डालते हैं और सीआईडी मुंबई से इस मामले की जांच की मांग करते हैं, जिसके बाद प्रीति का केस सीआईडी मुंबई को सौंप दिया जाता है। सीआईडी मुंबई सबसे पहले पूछताछ के लिए दिल्ली प्रीति राठी के घर आती है, जहां वो प्रीति के परिवार और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान प्रीति की एक रिश्तेदार बताती है कि उसके पड़ोस में एक अंकुर नाम का लड़का उससे एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। फिर उसने प्रीति के घर शादी का प्रस्ताव भी भिजवाया था, तो प्रीति ने शादी करने से साफ मना कर दिया था। तो बाद में उस लड़के ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। तो ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस अंकुर के घर जाती है। तो पूछताछ के दौरान अंकुर अपना बयान बार बार बदल रहा था और उसके हाथ पर भी कुछ निशान थे, जैसे कि एसिड से होते हैं, जिसके कारण पुलिस को अंकुर पर शक होता है और सीआईडी और पूछताछ के लिए अंकुर को गिरफ्तार करके मुंबई ले जाती है। तो उससे पूछताछ के दौरान पता चलता है कि एसिड अंकुर ने ही फेंका था। वो प्रीति से चिढ़ता था क्योंकि प्रीति ने उससे शादी करने से मना कर दिया था और प्रीति को नौकरी भी मिल गई थी, जिसके कारण उसे घर में बेरोजगारी के ताने सुनने पड़ते थे। इसलिए अंकुर ने प्रीति को सबक सिखाने के लिए उस पर तेजाब फेंका। अब पुलिस अंकुर के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी। सबसे पहले उन्होंने पता लगाया अंकुर ने एसिड कहाँ से लिया। तो पता चला कि उसने एसिड दिल्ली की ही किसी स्टोर से ये बोलकर लिया था कि उसने अपनी मैकेनिक की शॉप खोलनी है, जिसके लिए उसे एसिड चाहिए। फिर पुलिस ने उन लोगों को अंकुर की पहचान के लिए बुलाया जो उस स्टेशन पर मौजूद थे। समीर शेख और उसके दोनों दोस्तों ने अंकुर को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने उसका चेहरा देखा था। और फिर वहाँ समीर शेख ने कोर्ट में इस बात की भी गवाही दी कि उसने अंकुर के हाथ में एसिड की बोतल देखी थी। अंकुर को पुलिस जब भी कोर्ट लेके आती थी तो वो हमेशा मुस्कुराता था और कई बार तो विक्ट्री साइन भी देता था। अंकुर को आईपीसी की धारा 302 और 326 बी के तहत दोषी करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई। ये हमारे देश में पहली बार हुआ था जब किसी एसिड अटैक के मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई थी। पर बाद में अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में अंकुर की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फुल स्टोरीज़ जानने के लिए हमारी फुल वीडियो देखें।